हेलो गाइस, अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बंगाल के नवाब के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे कि कैसे मुगल अपना अधिकार किया था। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मुगल जो है कैसे अपना सत्ता नहीं संभाल पाते हैं तो वो अंग्रेज को सौंप देता है। तो उस समय में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो याद रखिएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए नए राज्य सामने आने लगे, उभर कर सामने आने लगे। जिसमें मैप में अगर देखा जाए तो एक था बंगाल, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता था, बिहार के अंतर्गत में ही आता था। जो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ये सब आता था भारत के अंदर, पश्चिम भारत के अकॉर्डिंग में ही आता था। तो जो बंगाल थे उसी पे जो मुगल का जो अधिकार चल रहा था उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो औरंगजेब के बाद ये सब घटना होने शुरू हो गई थी। तो मुगल से बंगाल को कैसे अलग हुआ और अंग्रेज कैसे वो दो युद्ध करके वो अपना अधिकार बंगाल पर जमाने लगा, तो आइए हम लोग जानेंगे। 1717 में फर्रुख शेर खां 1717 में फर्रुख शेर खां थे नेतृत्व में। फर्रुख शेर खां क्या करते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये सबको व्यापार करने का अधिकार 1717 में दे देते हैं। कौन? तो फर्रुख शेर 3000 रुपया लेता है और अंग्रेज को कहते हैं और मुगल ये सब को कहते हैं कि व्यापारी कीजिए आप सब। तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल में व्यापारी करना अंग्रेज सब शुरू कर देता है। तो जब ये शुरू कर देते हैं तो बंगाल के सूबेदार के रूप में, बंगाल के वहां पर एक सूबेदार थे जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां। जो अभी हम लोग देखेंगे बाद में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां थे बंगाल के नए सूबेदार जो थे, मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक थे। मुगल को नजराना ये जो है धीरे भेजते रहते हैं, धीरे धीरे देते रहते हैं मुगल को नजराना। तो उसी समय में दो मुगल के शासक थे जिसका नाम था शुजाउद्दीन, एक सरफराज। तो मुगल के जो दो उत्तराधिकारी थे बंगाल में जो बने थे, एक का नाम था, याद रखिएगा, शुजाउद्दीन, एक का नाम था सरफराज। शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक रहे थे और 1727 से 39 तक, 1739 से 40 तक मार देते हैं, सरफराज मार देते हैं। तो बंगाल के एक सूबेदार थे जिसका मुर्शिद कुली खां थे। तो उसको अब क्या करेंगे, तो फिर ये चाहते हैं कि हम बने शासक। कौन? अलवर्दी खां सोचता है कि हम अब शासक बनेंगे। तो ये सोचा कि फिर हम अपने आप को कैसे सही साबित करेंगे। तो ये 2 करोड़ रुपया दे देते हैं मुगल को और वहां से मुगल को देने के बाद सोचता है कि अब जो है हम यहाँ पर अधिकार करेंगे। तो सत्ता दे देता मुगल, क्या करता है 2 करोड़ रुपया लेकर के सही साबित करने के लिए इसको सत्ता दे देता है। तो वहां का अब जो है ये राजा ये बन जाते हैं अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां क्या करता है, कुर्सी पर बैठे बैठे अंग्रेज और मुगल को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना करते हुए कहता है कि इन्हें अगर ना छुआ जाए, मधुमक्खी को ना छुआ जाए तो साथ देती है, अगर छू दे तो काट लेती है। ये अलवर्दी खां बोलता है। ये प्रश्न आ भी सकते हैं। तो अब क्या होता है, 1717 में ये अधिकार मिल जाता है अलवर्दी खां को और बैठे बैठे ये बोले थे। इसी के समय में समस्या खड़ा हो जाता है, अलवर्दी के समय में ही समस्या खड़ा हो जाता है। तो अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में होते हैं। अलवर्दी खां को तो पुत्र नहीं है, लेकिन इसको 3 बेटियां थी जिसका शादी एक का पटना में हुआ था और एक का पटना में हुआ था और एक का पूर्णिया में हुआ था और एक का ढाका में हुआ था। ढाका, ठीक है। तो पूर्णिया, जिसका पटना में जो शादी हुआ था, उनको एक बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। वो बंगाल के अब नए नवाब बन जाते हैं। अब वो बंगाल के जब नए नवाब बनते हैं तो उसका कोई साथ ही नहीं देता है, ठीक है, उसका सब विरोध करने लगता है। यहाँ तक कि उसके अपने आदमी भी उनके सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा की तो दूर की बात है, उसके जब अपने आदमी ही नहीं उनको सपोर्ट करते हैं तो इसी का फायदा अंग्रेज उठा लेता है, ठीक है। इसी का किसके समय से, तो सिराजुद्दौला के समय से, क्योंकि इसके सपोर्ट में कोई रहता नहीं है।
इसके जो अपनी घसीटा बेगम थी, ये सब भी कोई साथ ही नहीं देता है इनका। तो इसी का फायदा जो है अंग्रेज उठा लेता है। तो सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के शासक बन जाते हैं। तो उस समय अंग्रेज और फ्रांस अपना किला जमाबंदी करना शुरू कर देता है। तो अब जाहिर सी बात है, सिराजुद्दौला कहता है कि किला जो जमाबंदी शुरू करते हैं फ्रांस और अंग्रेज जो शुरू कर दिया था, वहां पर जाकर के ये रोक लगा देता है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब रोक लगा देते हैं तो फ्रांस क्या करता है, वो रोक देता है, लेकिन अंग्रेज अपना काम चालू ही रखता है। तो फिर क्या करते हैं, सिराजुद्दौला देखा कि ये तो अब काम रोक दिया फ्रांस, लेकिन अंग्रेज नहीं रोका। तो ये युद्ध करना क्या करते हैं, आकर के आक्रमण कर देते हैं उस किला पे। तो जब आक्रमण कर देते हैं तो अंग्रेज मजदूर थे जिसका मृत्यु थे, जीवित निकला, बाद बाकी का मृत्यु हो गया, शेटर लोग कर दिया दम घुटने से, कितना का मृत्यु हो गया था। तो सिराजुद्दौला आक्रमण जो कर दिया था, तो उस समय मद्रास के क्लाइव जो थे वो देख रहे थे, उसी के बचाव के लिए प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध होता है जो वो हार जाते हैं। कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो उस समय क्यों इसलिए हारते हैं, क्योंकि मीर जाफर जो थे, सेनापति जो थे उनके, वो उनका साथ नहीं दिया, ना ही उसका राय दुर्लभ था, ये भी उनको धोखा दे दिया। मौसी थी उनकी घसीटा, वो भी धोखा दे दिया। एक व्यापारी थे आर्मी, वो भी और धोखा दे दिए। और एक बैंकर थे जिसका नाम था जगत सेठ, पैसा से धनी मनी था, वो भी इनको धोखा दे दिया, इसलिए ये हार गए थे। तो अब क्या होगा, तो दो सिराजुद्दौला का सपोर्ट किया था, दो आदमी ऐसा था जो कि सिराजुद्दौला का सपोर्ट किया था, मोहनलाल था एक का नाम और दूसरा का नाम था मीर मदान। तो दोनों को अंग्रेज क्या करते हैं, मरवा देते हैं। तो अब जो होगा, अब फिर कौन बनेगा वहां के राजा, तो मीर जाफर जो उनके विरोध थे, कहने का मतलब जो धोखा दे दिया था, क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला को जो धोखा दे दिया था, तो मीर जाफर को अब अंग्रेजी दिमाग लगता है, अंग्रेज दिमाग लगा करके उनको क्या करते हैं, उत्तराधिकारी सौंप देता है उसको। क्या करते हैं, मीर जाफर को अंग्रेज वहां के नवाब, बंगाल के नवाब बनाते हैं। कब, तो 1757 से 1760 में। अब मीर जाफर का दामाद था एक मीर कासिम। तो फिर सत्ता आई, तो मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को हटा करके कठपुतली, पहले तो ये बोल दिया कि आप सत्ता पे रहिए। मीर जाफर को अंग्रेज बोला कि आप सत्ता पे, लेकिन आप कठपुतली हैं, ठीक है। लेकिन मीर जाफर के एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम जो उनके दामाद थे, अब नए सत्ता जब आया तो मीर कासिम को बंगाल के नवाब बना दिया गया अंग्रेज के द्वारा। कब बनाया जाता है, 1760 से 1763 में, ये भी याद रखिएगा। तो अब मीर कासिम जो थे वो मुर्शिदाबाद को, मीर कासिम जब जैसे ही वो अपना पद पे आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, मुर्शिदाबाद को मुंगेर की राजधानी में दे दिया जाता है और भारत को कहता है कि व्यापार के लिए इनको रियासतें देना शुरू करता है। टैक्स में क्या करते हैं, टैक्स वगैरह जो ले रहा था अंग्रेज, उसमें क्या करते हैं, ये सुधार कर देता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो थे मीर कासिम से पहले मीर जाफर जो थे, वो उसके ससुर जी, वो उसको बोला था कि आपके पास सब अधिकार है लेकिन उसका यूज नहीं करना है। लेकिन मीर कासिम जो बना तो ये यूज करने लगा। तो सीधी सी बात है, तो अब फिर अंग्रेज का जो टैक्स वगैरह से पैसा वगैरह सब आता था, इस सब में रोक लगवा देता है। कौन लगवा देता है, तो मीर कासिम, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर मीर जाफर क्या करते हैं, 1763 में बंगाल के फिर से जब सत्ता आई तो मीर जाफर को अंग्रेज क्या करता है, मीर कासिम को हटा के फिर से 1756 में मीर जाफर को ही उत्तराधिकारी बनाता है बंगाल का। तो अब फिर मीर कासिम करेगा क्या बेचारा, वो क्या करते हैं, इधर उधर जाने लगता है। वो सोचता है कि चलो मैं हम बिहार जाता है, तो बिहार वो आते हैं, बिहार में आने आवागमन शुरू कर देता है। तो बिहार, बंगाल में बिहार जब आना शुरू कर देता है तो उस समय भारत के प्रमुख दो शासक थे, एक का नाम था शाह आलम द्वितीय, दूसरा का नाम था शुजाउद्दौला, ठीक है, जो कि अवध के रहने वाले थे और मुंगेर के रहने वाले। शाह आलम द्वितीय मुंगेर के थे और अवध के रहने वाले शुजाउद्दौला थे, ठीक है। तो अब फिर इस समय जो ये कासिम, जो मीर कासिम जो आया था, ये सोचा कि अब अंग्रेज से लड़ेंगे तो अब उसको परास्त कर देंगे। तो 3 गो राजा थे, तीनों राजा मिल करके अब सोचा कि इसको परास्त करेंगे। तो अंग्रेज भी अब यहाँ पर आ गए, बिहार आ गए व्यापारी करने के लिए। तो इसी बीच एक युद्ध होती है जिसको हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंग्रेज दिमाग लगाता है, अंग्रेज को हराने के लिए सब दिमाग लगाता है, लेकिन अंग्रेज इन लोग को हराता है।
तीनों राजा को परास्त कर देता है। अंग्रेज क्या करता है, मीर कासिम, अवध के जो राजा थे उनको और मुंगेर के जो राजा थे तीनों को परास्त कर देता है। तो उस समय क्या होता है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों प्रशासन अब किसका चलेगा, तो अब अंग्रेज का चलेगा। जाहिर सी बात है, तीनों इंपोर्टेंट और जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और तीनों राजा को हरा देता है। तो अब अंग्रेज क्या करता है, उस पर अधिकार कर लेता है। तो इसी बीच एक संधि होती है 1765 में, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद के प्रथम 12 अगस्त 1765 में मुंगेर के बीच होता है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा अंग्रेज को दे दिया जाता है। तो कब, तो प्रथम संधि में कि द्वितीय संधि में, तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद के प्रथम संधि में दे दिया जाता है। और अब 16 अगस्त 1765 में फिर द्वितीय संधि होती है, जो अवध के नवाब 50 लाख रुपए दे जाता है। अंग्रेज कुछ गलती करते हैं। तो आइए हम लोग वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहला की घटना और वर्ष याद रखिएगा। तो ब्लैक हॉल की घटना 26 जून 1756 में होता है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध 2 जून 1757 में होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 22 अगस्त 1765 में होता है। बनारस की संधि 1773 में होता है। अब हम लोग देखते हैं मुगल कालीन राज्यों का स्थापक कौन कौन थे। तो बंगाल 1717 से 1727 ईस्वी में मुर्शिदाबाद कुली खां थे, संस्थापक थे। और हैदराबाद के स्थापन काल अगर देखें 1724 थे, जो इस समय संस्थापक कौन थे, निजामुद्दीन उल मुल्क थे। और भरतपुर जो थे 18वीं सदी में चूड़ामन मदन सिंह थे। इसके बाद कर्नाटक 18वीं सदी में यहाँ के कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो सआदत उलम खां थे। जयपुर 18वीं सदी में राजा रामचंद्र सिंह थे। और राहुल पगन जो थे 18वीं सदी में मोहम्मद खां बेगम थे। मैसूर में 18वीं सदी में हैदराबाद के लिए थे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थापित की थी, तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर यूरोपियन के तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था, तो अलवर्दी खां किया था। प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल के नवाब के सेनापति कौन था, तो याद रखिएगा मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था, ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था, तो मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध के समय में ब्रिटिश के सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। इसके बाद बंगाल के द्वैध शासन का स्थापना कौन करता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था।